Hello and welcome back to another video lecture. In this video lecture we will discuss about the thrombocytes, that is the platelets. तो आज हम प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो प्लेटलेट्स क्या है? परसों हमने देखा था आरबीसीज, कल हमने देखा डब्ल्यूबीसीज और आज हम देखेंगे प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट्स क्या है उसके बारे में ज़रा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे. तो दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स. मेगा कैरियोसाइट्स के क्या है ये फ्रेगमेंट्स, मेगा कैरियोसाइट्स. दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स. मेगा कैरियोसाइट्स क्या है? एक मेगा कैरियोसाइट्स ये एक रेड बोन मैरो में जो बोन मैरो को अटैच हुई रहती है वो सेल है. तो इससे प्रोड्यूस होते हैं क्या? थ्रोम्बोसाइट्स. जिस प्रोसेस में इरिथ्रोपियोसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज या फिर इरिथ्रोसाइट टेक्स प्लेस होता है, तो उस प्रोसेस में मेगा कैरियोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और इस रोल की वजह से क्या होता है कि जो हमारे प्लेटलेट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस में. तो प्लेटलेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. प्लेटलेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. तो प्लेटलेट्स को और एक नाम है, क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स. तो प्लेटलेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. द डायमीटर ऑफ प्लेटलेट्स इज 2.5 to 5 माइक्रोन. 2.5 to 5 माइक्रोन क्या है उसकी डायमीटर? तो हमने देखा था आरबीसीज की डायमीटर कितनी है? 2.2 और थिकनेस कितनी है उसकी? आरबीसीज की डायमीटर है 2 to 2.2. देन डब्ल्यूबीसीज की डायमीटर है 8 से लेकर 15 माइक्रोन. और अभी हम देख रहे हैं प्लेटलेट्स की डायमीटर है 2.5 to 5 माइक्रोन इन डायमीटर. देन दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड. कैसे ये नॉन न्यूक्लिएटेड? क्यों है नॉन न्यूक्लिएटेड? क्योंकि हमने पहले ही बताया दे फॉर्म्स फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स. मेगा कैरियोसाइट्स कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? रेड बोन मैरो में. रेड बोन मैरो में कौन सी प्रोसेस टेक प्लेस होती है? तो इरिथ्रोपियोसिस. इरिथ्रोपियोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस होने की वजह से क्या होता है कि वहां पर जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज मतलब इरिथ्रोसाइट्स रहते हैं वो टेक्स प्लेस होते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसीज भी हमने देखे थे नॉन न्यूक्लिएटेड है, तो ये भी कैसे रहेंगे? नॉन न्यूक्लिएटेड. और डब्ल्यूबीसीज कैसे रहेंगे? न्यूक्लिएटेड. देन दे आर दी नॉन न्यूक्लिएटेड. देन राउंड. नॉन न्यूक्लिएटेड राउंड. वो कैसे थे? आरबीसीज कैसे थे? सर्कुलर. आरबीसीज कैसे थे? सर्कुलर. दे आर दी प्लेटलेट्स आर राउंड. देन आरबीसीज बायकॉन्केव थे, ये कैसे हो गए? बायकॉन्वेक्स. तो इसमें एक ही डिफरेंस है इसका, बायकॉन्वेक्स. तो कॉन्वेक्स. तो ये है बायकॉन्वेक्स. और आरबीसीज कैसी थी? बायकॉन्केव. तो ये सिर्फ थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस है इसमें. तो बायकॉन्वेक्स कैसा? ऐसा. ये मिरर है सपोज, ये बायकॉन्वेक्स और ये बायकॉन्केव. ये बायकॉन्केव. तो इस टाइप्स के समव्हाट उसके आरबीसीज बायकॉन्केव रहती है, वो राउंड ही रहती है. लेकिन यहाँ पर राउंड दिया गया है तो वो राउंड नहीं रहेंगे पूरी. वो कैसे रहेंगे? हमारी पृथ्वी जैसी. सपोज पृथ्वी कैसी है हमारी? सर्कुलर नहीं है. पृथ्वी है हमारी अंडाकृति आकृति, ये समव्हाट ऐसी. तो ये राउंड कंसिडर किया जाता है. तो इस तरह से क्या रहते हैं? ये प्लेटलेट्स रहते हैं. सो प्लेटलेट्स आर 2.5 to 5 माइक्रोन इन डायमीटर. दे आर फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स सेल्स. मेगा कैरियोसाइट्स सेल्स ड्यूरिंग एरिथ्रोपियोसिस. और दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, राउंड एंड बायकॉन्वेक्स. देन अकाउंट कितना रहेगा इनका? मैंने आपको कल ही बताया, परसों भी बताया कि आरबीसीज का अकाउंट रहता है मिलियंस में, डब्ल्यूबीसीज का अकाउंट रहता है थाउजेंड्स में, और जो हमारे प्लेटलेट्स रहते हैं या फिर थ्रोम्बोसाइट्स रहते हैं उनका अकाउंट रहता है लैक्स में. तो ये रहेंगे 2.5 लैक्स. 2.5 लैक्स. तो ये भी इतना लिखने का काम नहीं. 2.5 लैक्स mm³ ऑफ ब्लड, इतना भी आप लिख सकते हैं, mm³ ऑफ ब्लड. तो ये है अकाउंट ऑफ प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का क्या है? ये अकाउंट है. तो दे हेल्प्स. उसके बाद देखेंगे दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, दे हेल्प इन कोएगुलेशन. दे हेल्प इन कोएगुलेशन ड्यूरिंग इंजुरी. इंजुरी के टाइम क्या करते हैं? ये इसका फंक्शन है.
तो हमने फंक्शन देखा था आरबीसीज का, क्या है आरबीसीज का फंक्शन, कैरी उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहने की वजह से क्या रहता है, कैरीज दी ऑक्सीजन एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। देन डब्ल्यूबीसीज का देखा था, दे आर फैगोसाइटोसिस, दे फैगोसाइटोसिस, और उसके बाद अमीबॉइड। देन दे प्लेटलेट्स के बारे में, दे हेल्प इन द कोएगुलेशन ड्यूरिंग द इंजुरी के टाइम क्या करते हैं, कोएगुलेशन में पार्ट लेते हैं। तो ये इसका महत्वपूर्ण क्या है, जो है फंक्शन है। देन दे रिलीजेस, क्या रिलीज करता है ये, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक कोएगुलेंट, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक जो केमिकल रहता है, वो ये क्या करता है, रिलीज करता है, जो कि क्लॉटिंग इनिशिएटिंग फैक्टर्स करके एक्ट होता है। क्लॉटिंग के लिए इसका महत्वपूर्ण रोल ये क्या करता है, प्ले करता है, किसमें, कोएगुलेशन में। तो दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो आज हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स आर फॉर्म फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट सेल्स। मेगाकैरियोसाइट सेल कहां पर प्रोड्यूस होती है, जब इरिथ्रोपियोसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज टेक्स प्लेस होता है हमारे रेड बोन मैरो में, तब मेगाकैरियोसाइट्स नाम की सेल जो रहती है उससे फॉर्म होते हैं प्लेटलेट्स। देन इसका डायमीटर कितना है, 2.5 to 5 माइक्रोन इन डायमीटर। देन दे आर द नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों है, क्योंकि ये फॉर्म्स होते हैं ड्यूरिंग इरिथ्रोपियोसिस। आरबीसीज भी नॉन न्यूक्लिएटेड थी, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड है। देन राउंड है, आरबीसीज कहती थी सर्कुलर। देन बाय कॉन्वेक्स है, आरबीसीज कहती थी बाय कॉन्केव। देन उसके बाद अकाउंट कितना है, 2.5 lakhs mm³ ऑफ ब्लड। तो ये कुछ बुक्स में वैरी भी हो सकता है, आपके हिसाब से लिखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये लिखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता या फिर आपको लगता है कि भाई ये रॉन्ग है, तो आप दूसरे भी किसी पब्लिकेशन से लिख सकते हैं। देन फंक्शन देखेंगे, दे हेल्प इन द कोएगुलेशन ड्यूरिंग द इंजुरी के टाइम पे क्या करता है, कोएगुलेशन का महत्वपूर्ण काम करता है। कैसे, दे रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक क्लॉटिंग इनिशिएटिंग फैक्टर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रहता है वो क्या करता है, ये रिलीज करता है। तो आप इसका जो है शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन आप लिख भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए और बाद में आप नोट्स उसके बना सकते हैं। देन देखेंगे हम, अभी हमने देखा आरबीसी देखे कल परसों, कल देखा डब्ल्यूबीसी, आज हमने देखा प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहा जाता है, प्लेटलेट्स को। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड के क्या देखेंगे, फंक्शंस ऑफ ब्लड के क्या देखेंगे हम, फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड के हम देखेंगे आज फंक्शन। तो पहला फंक्शन है ब्लड का, दे ट्रांसपोर्ट एयर और दे कैरी ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय एवरी सेल ऑफ द बॉडी में से एक और एक सेल को क्या चाहिए, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल लगते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड के क्या है ये, फंक्शंस। तो न्यूट्रिएंट कैरी करता है। देन दे ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं एक ग्लैंड और उसका इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो अदर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दे ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, ETC। देन उसके बाद देखा था हमने आरबीसीज का फंक्शन, आरबीसीज तो वो ब्लड में फंक्शन गिना जाएगा। दे कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, कैरी करते हैं। देन उसके बाद देखा था फैगोसाइटोसिस करके काम करता है, तो दे हेल्प इन कोएगुलेशन, ये थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स का काम है। दे हेल्प इन
कोएगुलेशन ऑफ ब्लड करके इसका मदद होता है। देन उसके बाद दे एक्स एज ब्लड एक्स करता है क्या, ब्लड एक्स एज अ फैगोसाइटिक एजेंट करके ब्लड एक्ट होता है, क्योंकि ब्लड में WBCs रहते हैं इसकी वजह से। देन उसके बाद 6 नंबर का फंक्शन, दे रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। दे रेगुलेट, क्या रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। देन दे मेंटेन pH ऑफ ब्लड, pH ऑफ बॉडी, बॉडी के pH को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। देन दे हेल्प इन इम्यून सिस्टम, हेल्प्स करता है किसमें, इम्यून सिस्टम में। दे हेल्प इन इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो दे हेल्प इन इम्यून सिस्टम्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्लड। अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपको नोट्स बनाने के लिए इजी जाएगा। तो मैं 2-3 सेकंड वेट करता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो ये थे कुछ फंक्शन ऑफ ब्लड। तो परसों हमने देखा था आरबीसीज, देन कल देखा हमने डब्ल्यूबीसीज, और आज देखा हमने प्लेटलेट्स, और उसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ये था हमारा ब्लड का पॉइंट। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे हम। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मतलब फॉर्मेशन ऑफ, अगर आपको कुछ इंजुरी होती है तो इंजुरी के वक्त आपका ब्लड कैसे काम करता है, तो वो उसका मैकेनिज्म अब हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया, चलिए अच्छी बात है। तो अभी हमने देखा, क्या देखा, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट इज आल्सो नोन एज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का डायमीटर कितना है, 2.5 to 5 माइक्रोन इन डायमीटर। देन उसके बाद अकाउंट देखा, कितना अकाउंट था, 2.5 lakhs पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ये देखा हमने, क्या करता है प्लेटलेट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड बाय रिलीजिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक केमिकल वो रिलीज करता है, तो उसके तहत जो हमारा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड रहता है वो रेगुलेट होता है। तो अब हम देखेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का कोएगुलेशन का जो है वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म कैसा रहता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का। तो अभी देखेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन की डेफिनेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू बिकम ए सेमी सॉलिड लंप व्हेन एक्सपोज्ड टू फॉर्म्स देयर वेसल। जब ब्लड, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, अगर आपको किसी टाइप की इंजरी हुई तो ये यहाँ पर वेसल प्रेजेंट रहते हैं, वेसल से आपका जो है ब्लड बाहर चला जाएगा। तो बाहर चला जाएगा और उसके बाद कुछ टाइम लेगा, और उस टाइम के ड्यूरिंग जो है यहाँ पर एक ऐसा मेशवा मतलब थ्रेड लाइक फाइबर्स का जो है वो आपको एक कवर मिलेगा आपके इंजुरी में, तो उसे ही कहा जाता है कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेमी सॉलिड लंप एट द साइट ऑफ इंजुरी। एट द साइट ऑफ इंजुरी फॉर्मेशन ऑफ सेमी सॉलिड लंप। सेमी सॉलिड लंप का फॉर्मेशन मतलब समवॉट इस थ्रेड लाइक आपके जो इंजुरी में रहता है उसके ऊपर जो है वो फॉर्म होता है, जो कि आपके ब्लड को बाहर जाने से रोकता है। तो इस प्रोसेस को कोएगुलेशन ऑफ ब्लड बुलाया जाता है। देन उसका फंक्शन क्या है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का, तो उसका फंक्शन है दे प्रिवेंट द फ्लोइंग ऑफ ब्लड आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर नहीं जाने देता ब्लड को। देन एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द ब्लड, बाहर के जो पैथोजन रहते हैं उन्हें ब्लड के अंदर एंट्री नहीं देता। तो क्या होता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में, तो वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा आपके बॉडी में एक एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट रहता है। एंटीकोएगुलेंट कौन सा है, हेपेरिन। हेपेरिन हमने देखा था कौन रिलीज करता है,
तो ये रिलीज करता है ड्यूरिंग द एलर्जिक कंडीशन। कौन करता है रिलीज? बेसोफिल या यूसिनोफिल्स। तो आप देख लीजिए, हेपेरिन नाम का एक एंटीकोएगुलेंट बॉडी में प्रेजेंट रहता है, तो वो आपके कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम देखेंगे मैकेनिज्म। अगर आप ये एक पर्सन है, इस पर्सन को इंजरी हुई हाथ में, इस हाथ में इंजरी हुई लिटिल बिट, ये डेफ्ट पे भी जो है वो वेरी कर सकता है। तो ये लिटिल बिट इंजरी हुई, उसके बाद क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का जो केमिकल है वो वहां पर रिलीज हुआ। क्यों रिलीज हुआ? क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि प्लेटलेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोएगुलेशन में। तो प्लेटलेट्स भी वहां पर क्या होती है? डैमेज होती है। तो प्लेटलेट्स भी क्या होती है? वहां पर डैमेज होती है। तो प्लेटलेट्स डैमेज होने की वजह से यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का जो केमिकल है वो रिलीज होता है, जो कि एक्टिवेटेड किया जाता है कैल्शियम एटम की वजह से। तो कैल्शियम क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करता है टू एक्टिव प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का एंजाइम रहता है, उसमें जो है आपका कैल्शियम थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिनेज में। तो प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिनेज एक एक्टिव रहता है, लेकिन उसे अब हमारे बॉडी में फंक्शन करने के लिए और भी एक्टिवेशन की जरूरत पड़ती है। अगर किसी के झगड़े हुए तो दूसरे को एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोलता है कि अरे उसने तेरे को ये बोला था, तीसरा भी आके बोलता है अरे ये तो बोला था, फिर वो ज्यादा भड़क जाता है। तो ये ज्यादा भड़कने का काम कैल्शियम करता है और भी, तो वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है ज्यादा भड़कते हुए इंसान में। तो ज्यादा भड़कते हुआ इंसान क्या करता है? वो धीरे धीरे जाता है, मतलब धीरे धीरे क्या धौस से जाता है उसके अंग पे। तो धौस से जाने की वजह से क्या रहता है? वहां पर एक फाइब्रिनोजेन नाम का एक केमिकल प्रेजेंट रहता है, या फिर क्लॉटिंग फैक्टर बुलाया जाता है इसे, वो प्रेजेंट रहता है। तो वो क्या करता है? कैल्शियम की मदद लेता है, और कैल्शियम की मदद लेने के बाद क्या करता है? एक्टिव थ्रोम्बिन जो रहता है वो ये उल्टा मैकेनिज्म है। जो थ्रोम्बिन रहता है वो कैल्शियम की मदद और भी ज्यादा क्वांटिटी में लेता है, मतलब इसके साथ पब्लिक वो क्या करता है? गेन करता है, क्योंकि फाइब्रिनोजेन पे एक्ट होना है। तो थ्रोम्बिन क्या करता है? कैल्शियम को साथ में लेके फाइब्रिनोजेन पे एक्ट होता है। फाइब्रिनोजेन पे एक्ट होने के बाद फाइब्रिनोजेन वीक पड़ता है, तो ये क्या करता है? स्प्लिट हो जाता है। अगर दो इंसान और उन्हें मारने आ गए 10-12 लोग, 2 इंसान और उन्हें मारने आ गए 10-12 लोग, ओ भाई साहब, तो क्या होगा? ये भाग जाएगा। तो ये क्या हो गए? भाग जाएंगे। सपोज ये 10-12 लोग है, कंसिडर कर रहे हो, और ये 2 ही है, तो ये इन्हें मारने आ गए, तो ये क्या हो गए? स्प्लिट होंगे, बंटवारा होगा इनका, ये स्प्लिट हो गए। तो ये स्प्लिट हो जाने के बाद एक इधर भागेगा, एक इधर भागेगा, तो अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। तो उनके फाइबर्स ऑफ फाइब्रिनोजेन के फाइबर्स है, इसीलिए फाइबर्स ऑफ फाइब्रिन बुलाया जाता है। तो इस रूट से, ये सपोज एक बंदा इस रूट से भागेगा, एक बंदा इस रूट से, फिर इस रूट से, फिर इस रूट से, ऐसे करके ये रूट्स, मतलब ये फाइब्रिन वहां पर उनकी जो ये रास्ते से गए थे वो एक लिंक भेज देंगे। तो ये लिंक जो रहती है इसे ही कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कहा जाता है। तो ये था मैकेनिज्म। और फाइबर्स ऑफ फाइब्रिन क्या करता है? जो इंजरी हुई थी उसे क्यूर करता है, और आपका ब्लड का जो आपके बाहर बॉडी के बाहर जाना था उसे रोक देता है। तो ये था कुछ मैकेनिज्म जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताने के प्रयत्न किया है। तो आपको कैसा लगा तो ये बताइए। और अब हम देखेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए ताकि आपको एक नोट्स बनाने में इजी जा सके। तो ठीक है, अब हमने देखा था कि कोएगुलेशन क्या है। कोएगुलेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन सेमी सॉलिड लम्प एट साइट ऑफ इंजुरी। इंजुरी के साइट में क्या करने का रहता है? एक सेमी सॉलिड लंप फॉर्म करने का रहता है, तो उसे ही कोएगुलेशन नाम दिया जाता है। तो उसमें क्या रहता है कि फॉर्मेशन ऑफ सेमी सॉलिड लंप, फॉर्मेशन ऑफ सेमी सॉलिड लंप एट द साइट ऑफ इंजुरी, एट साइट ऑफ इंजुरी, इंजुरी के साइट में सेमी सॉलिड लंप फॉर्म होना।
तो उसे ही बुलाया जाता है कोएगुलेशन, तो इसे कोएगुलेशन बुलाते हैं। देन सेकंड पॉइंट, द क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम कितना रहता है? द क्लॉटिंग टाइम इज अबाउट 2 to 8 मिनट्स। क्लॉटिंग टाइम कितना रहता है? 2 to 8 मिनट्स। तो क्लॉटिंग टाइम क्या रहता है? आपका ब्लड जो है वो बाहर जाना रोक देता है, तो इस टाइम को क्लॉटिंग टाइम बुलाते हैं। तो इसका आपको प्रैक्टिकल, अगर आप किसी भी बायो रिलेटेड कोर्स को एडमिशन लेते हैं तो आपको इसका प्रैक्टिकल ऑफकोर्स होगा। देन ब्लीडिंग टाइम, तो ये क्लॉटिंग टाइम ही आपको कंसीडर करना है, लेकिन ब्लीडिंग टाइम आपको एक्स्ट्रा में पता होना चाहिए। तो ब्लीडिंग टाइम रहता है अप्रोक्सीमेट 1 से लेकर 3 मिनट्स के बीच में आपका क्या रहता है? वो आपका रहता है ब्लीडिंग टाइम। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो आज हमने देखा प्लेटलेट्स देखे, थ्रोम्बोसाइट्स देखे, तो थ्रोम्बोसाइट्स का अकाउंट देखा। देन उसके बाद वो फॉर्म कैसे होते हैं, कौन सी सेल रहती है वो मेगा कैरियोसाइट्स, कौन से प्रोसेस में? इरिथ्रोपियोसिस। तो ये था कोएगुलेशन। देन मैकेनिज्म देखा, देन लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड देखी। तो कल से हम चालू करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो रहता है वो हम चालू करेंगे। लेकिन उससे पहले कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, आर्टरी और वेन दोनों में कौन सा डिफरेंस है वो हम कल आपको पढ़ाएंगे, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। अप्रोक्सीमेट उसके लगभग 10 से लेकर 12 उसके क्या है डिफरेंस ही निकलते हैं। तो आपको ये बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं बार बार, 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, गिव द डिफरेंट और डिफरेंशिएट बिटवीन द आर्टरी एंड वेन। आर्टरी एंड वेन में डिफरेंशिएट करो, या फिर कंपेयर आर्टरी विथ वेन्स, तो उसका कंपैरिजन लिखो, या फिर गिव द डिफरेंस बिटवीन वेन एंड आर्टरी। और आपको कभी कभी आपके जो एमसीक्यूज रहते हैं उसमें पूछ लेते हैं किसका ल्यूमेन ज़्यादा है, किसका ल्यूमेन बड़ा है, तो आपको वो भी हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच एंड लाइक अस।